अस्सलाम वालेकुम। जी, दोस्तों, भाइयों, आप सब खैरियत से होंगे। आज सैटरडे, साढ़े 10 बजे का 10 बज के 20 मिनट का टाइम है और आज हम बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन जो कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, उसका। कोविड वैक्सीनेशन जो पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है विद गवर्नमेंट की तरफ से, वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया है और इसका आगाज़ पूरे पाकिस्तान में हो चुका है। पंजाब पंजाब में फिर लाहौर, लाहौर में फिर सर्विसेज हॉस्पिटल जिससे मेरा ताल्लुक है, वहाँ भी इसका आगाज़ हो चुका है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि 70% तक 70% पाकिस्तानी अवाम उसको कोविड वैक्सीन लगाई जाए। और कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जब इस प्रोसेस के बारे में एसओपीज़, गाइडलाइंस और उसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ के बारे में जब देखना शुरू किया, तो फिर ये फैसला किया कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में सबसे पहले फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पहले उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। जब वो वैक्सीनेशन के मरहले से गुज़र जाएँ, तो उसके बाद फिर जनरल पब्लिक को भी इस काम के लिए शुरू किया जाए। पाकिस्तान में जो ट्रायल चल रहे थे, वो थे साइनोवैक वैक्सीन के। जबकि जो वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई है वैक्सीनेशन के लिए, ये साइनोफॉर्म है। साइनोफॉर्म वैक्सीन चूँकि पाकिस्तान में ट्रायल में इस्तेमाल नहीं हुई, ये इससे पहले इसके ट्रायल किए गए थे यूनाइटेड अरब अमारात। और आप सब लोगों ने वो एक तस्वीर देखी थी जिसमें यूएई के जो खलीफा थे रशीद अल मखदूम, वो वैक्सीनेशन लगवा रहे थे आपको। ये वही वैक्सीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, साइनोफॉर्म। साइनोफॉर्म की 5 लाख डोजेस चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट की हैं, जिसकी खेप पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। 1 फरवरी को पाकिस्तान में ये एरोप्लेन जहाज पहुंचा था और उसके बाद अगले ही दिन 2 फरवरी को ये वैक्सीनेशन जो है ना, पूरे जैसे भी गवर्नमेंट का तरीका था उसके मुताबिक तमाम सूबों में पहुंच गई और 3 तारीख को फिर सूबों से आगे जो है ना अजला तक पहुंच गई और फिर उसकी वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया। 3 तारीख को 3 फरवरी को पहले इस्लामाबाद से आगाज़ हुआ, जबकि 5 फरवरी जो कि कल था कश्मीर डे, लाहौर में मेरे हॉस्पिटल सर्विसेज़ हॉस्पिटल में भी आगाज़ हो गया। और वैक्सीनेशन आज भी कुछ लोगों को वैक्सीन लगी, कुछ को कल वैक्सीन लगी और ये फिर इसी तरह सिलसिला जिस तरह चल रहा है वो आगे चलता चला जाएगा। जब से हेल्थ ये वैक्सीन लगने की बात आई है और ख़ास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन पहले मरले पे लगानी है, तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स और उसके अलावा जो और सपोर्ट स्टाफ है और जनरल पब्लिक है, उनकी तरफ से मुझे सवाल आना शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि पाकिस्तान में तो ट्रायल हो रहे थे साइनोवैक के, तो ये साइनोफॉर्म क्यों आ गई? साइनोफॉर्म आ गई है तो ये कैसी है? क्या मुझे लगवानी चाहिए? फिर क्या इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हैं? 2 डोज़ें क्यों लगानी हैं? क्या मैं इसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ? इस तरह के मुख्तलिफ सवालात आना शुरू हो गए। तो मैंने फिर ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के ऊपर ना आज बात कर ली जाए। तो मेरे वो नाज़रीन जो मुझे नहीं जानते, मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ, मैं डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी हूँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सर्विसेज़ हॉस्पिटल। और पिछले साल मार्च से, जब से पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब से कोरोना केयर में एंगेज्ड हूँ। आईसीयू में मरीज़ों को देखता हूँ, उसके अलावा फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सर्विसेज़ के साथ में हल्के और दरमियाने जो कोविड के शिद्दत के मरीज़ हैं, उनका भी इलाज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई और फिर उसकी ट्रायल बल्कि वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई है, तो इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये वैक्सीन जब लगना शुरू हो गई है, तो अब थोड़ी-सी इसकी साइनोवैक के बारे में मैं आपको हक़ाइक़ से आगाह करता हूँ, क्योंकि सबका ये सवाल था कि जो वैक्सीन हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, वो साइनोवैक है और साइनोवैक चूँकि ट्रायल में चल रही थी, इसलिए पाकिस्तान में मेडिकल कम्युनिटी और बाकी लोगों ने उसको खूब स्टडी किया हुआ था। साइनोफ़ॉर्म के बारे में चूँकि ये ट्रायल नहीं थी, इसलिए इसको स्टडी भी नहीं किया था। साइनोवैक और साइनोफ़ॉर्म असल में दोनों एक ही तरह की वैक्सीन्स हैं। दोनों ही किल्ड वायरस के फ़ॉर्मूले पे बनाई गई हैं, जिसमें वायरस को पहले बिल्कुल इनएक्टिवेट या किल कर दिया जाता है। किल करने के बाद फिर उसको वैक्सीन के मराहिल से गुज़ार के वैक्सीन में तैयार करते हैं, फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं आप सब लोगों को ये समझाने के लिए कि किल्ड वायरस क्या होता है या फिर वो किस तरीक़ा से क़ुव्वत मुदाफ़त करता है, आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँगा। आपने गंदम का दाना, चना, ग्राम
ज़रूर देखा होगा। तो गंदम के दाने को अगर हम ज़मीन में बो दें या चने के दाने को ज़मीन में बो दें, तो उसमें से पौधा निकल आता है, ग्रो कर जाता है। ये है जो गंदम का दाना या चने का दाना जिसके अंदर अभी पूरी तवानाई है, ताकत है और ये बिल्कुल अपनी असल हालत में है। आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि जो कोरोना वायरस है, ये गंदम के दाने या चने के दाने की तरह है। और जब ये ज़मीन में गिरेगा और ग्रो कर जाएगा, तो असल में इसके अंदर पूरी ताकत मौजूद है इंसान को बीमार करने की। अब अगर यही गंदम के दाने को या चने के दाने को आप उठाएँ और उबलते हुए पानी में डाल दें। जब पानी में डाल देंगे और 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जब ये चने या गंदम उबल जाएगी, तो असल में इसकी शेप भी वही रहेगी, देखने में भी वैसी होगी। सिर्फ़ हाथ लगाने से कुछ पता चलेगा नरम है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैसी रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, माँ सिवाय कि अब अगर इनको हम ज़मीन में बोएँगे, तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो बिल्कुल कोरोना वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है साइनोफ़ार्म और जिसके ट्रायल हुए साइनोवैक, ये दोनों इस तरीके पे बनी हैं कि जिसके अंदर वायरस को आप यही समझिए आसान लफ्ज़ों में कि उबाल दिया जाता है। उस उबालने की वजह से जो भी केमिकल तरीक़ेकार है, उस केमिकल तरीके की वजह से वायरस रहता तो अपनी असल हालत में है, लेकिन उसके अंदर इंसान को बीमार करने की सलाहियत नहीं रहती। एक और छोटी-सी मिसाल, अंडा, एग आपने जब वो शेल के अंदर होता है, उसकी ख़ासियत है वो बिल्कुल टूटेगा तो फैल जाता है, लिक्विड होता है। लेकिन उसी अंडे को जब हम उबाल देते हैं और छिलका उतार भी लें, तो उसकी शक्ल वही रहती है, लेकिन उसकी तासीर, उसकी ख़ासियत बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक साइनोवैक और साइनोफ़ार्म वैक्सीन तैयार की जाती है कि वायरस को उबाल दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन किया जाता है और उसके बाद उसमें शक्ल वही रहती है और ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगली बात मैं छोटी-सी बता दूँ कि वैक्सीन काम कैसे करती है? होता कैसे है? यहाँ पे आपको मैं छोटी-सी एक मिसाल दूँगा एक और। अफ़गानिस्तान जंग चल रही थी, अमेरिका ने क्रूज़ मिसाइल मारे और कुछ मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर आके गिर गए। जो वहाँ पे हमारी बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने देखा यार कि ये कोई बाहर से चीज़ आके गिरी है। फ़ौरन वो जगह पे पहुँचे, उन्होंने देखा यार ये तो मिसाइल है। मिसाइल को उन्होंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को इत्तला की, उनको उठाया, चुप करके अपनी लैबोरेटरी में ले गए। ले जाके फिर उसकी वो तिया-पेंचा किया कि उसकी टेक्नोलॉजी पे गौर किया, उसके मैकेनिज़्म पे गौर किया और फिर ये देख लिया कि ये खतरनाक चीज़ बाहर से जो आई थी, जो हमारे मुल्क की नहीं है, इसके अंदर क्या ख़ासियत है, ये किस तरीके से हमला करती है, किस तरीके से अटैक करती है, इससे बचना कैसे है? तो पाकिस्तान ने उस मिसाइल का एंटीडोट भी बना लिया और उस जैसे कई मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी बना ली। तो बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे पाकिस्तान है, ऐसे हमारा जिस्म है। जो पाकिस्तान में मिसाइल बाहर से आया था, ऐसे ही हमारे जिस्म में वायरस बाहर से आ गया। अब वायरस को हमने किया हुआ है इनएक्टिव। वायरस जो है ग्रो नहीं कर सकता, जो कि वैक्सीन फॉर्म में होता है ना। जब वो मसल में लग जाता है, तो उसके बाद हमारे बॉडी के जो चौकीदार हैं, जो गार्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, व्हाइट सेल्स, वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। कहते हैं यार ये तो कोई बाहर की चीज़ है, ये पकड़ ले, पकड़ ले। पकड़ लिया उसके बाद वो उसको ले जाते हैं अपनी उस लैबोरेटरी के अंदर, जो बॉडी के अंदर अल्लाह ने बनाई हुई है ना, प्रोसेसिंग फैक्ट्री, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके अंदर जाके उसका तिया-पांचा करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, उसको समझते हैं यार ये क्या चीज़ है। फिर उसको देखते-देखते बॉडी उसके मुताबिक जो है ना एक केमिकल तैयार कर लेती है। देखें जैसे तलवार है, तलवार पे उसका अगर तलवार है, बड़ी तेज़ है, काट देती है, तलवार के ऊपर अगर उसका वो कवर डाल दें, तो तलवार ज़ख्मी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लॉक लगा दें, तो चाकू नहीं खुलता और डैमेज नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई भी तेज़ धार या नुकीली चीज़ है, अगर उसको आगे से हम कुंद कर दें, तो वो ज़ख्म नहीं पहुँचा सकती। इसी तरह जब हमारी बॉडी उन वायरस को स्टडी कर लेती है, तो कहती है यार कि ये ऐसे-ऐसे आता है, ये गोल है, ये लंबा है, ये चौड़ा है। इसको ख़ास तरीके को फ़र्ज़ कर लें कि अगर वायरस इस शक्ल का है, तो बॉडी इसके मुकाबले में इस तरह का 2 शाखा बना के इसको
ऐसे कर लेती है। जब वायरस की टिप जो है इसके अंदर फँस जाएगी तो ये डैमेज नहीं कर सकता। तो बॉडी जिस केमिकल को तैयार करती है उसका नाम एंटीबॉडीज़ होता है। यही एंटीबॉडीज़ फिर जिस्म में जब आ जाती हैं और जब वायरस अगली बार हमला करने आता है, जैसे पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी बना ली, तो अब अगर क्रूज़ मिसाइल आएगा, तो पाकिस्तान फ़िज़ा से फ़िज़ा में ही खत्म कर देगा। तो बेसिकली यही इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है जो काम करता है। अब हम आगे चलते हैं कि ये साइनोफ़ार्म वैक्सीन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ या ख़ुसूसियात क्या हैं? साइनोफ़ार्म वैक्सीन ज़बरदस्त है इस लिहाज़ से कि इसे रूम टेम्परेचर बल्कि सॉरी रूम टेम्परेचर नहीं कहना चाहिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हमारा चूँकि पाकिस्तान निस्बतन गर्म इलाके में आता है, तो टेम्परेचर की बंदिश नहीं है, जबकि जो बाकी और वैक्सीन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीज़िंग टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। जबकि ये लिक्विड होती है और ये रेफ्रिजरेटर में रख के ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। दूसरी जो इसकी ख़ासियत है ये 2 डोज़ें लगनी होती हैं, 3 से 4 हफ़्ते के वक़्फ़े से। इसके बाद जो अगली बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये प्री फ़िल्ड ये वायल में आती है, फिर इसको सिरिंज में भर के फिर मुतल्लिका जगह पे डेल्टॉइड के अंदर कंधे के अंदर जो है ना ये लगा दी जाती है। अब आम तौर पे जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो यही होती हैं कि एलर्जी होगी, ख़ारिश हो गई, थोड़ा-सा बुखार हो गया, थोड़ा-सा यही जो माइल्ड से जो आम वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वही अमूमन होते हैं। कोई इससे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए अभी तक। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे जाके हम चल के करते हैं जी कि बाकी वैक्सीन्स और इसमें फिर क्या फ़र्क है या कंपैरिज़न क्या है? अगर हम बात करते हैं फाइज़र वैक्सीन की जो कि मैसेंजर आरएनए वायरस वैक्सीन है और ये फिर उसके अलावा एक और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन है वो 2, तीसरी फिर जो रशिया ने जो बनाई है वो वाली वैक्सीन। इन सब से कंपैरिज़न करें तो ये सस्ती भी है, इसका रिस्पॉन्स को 80% तक है। 100 में से 80 लोगों को ये प्रोटेक्शन फ़राहम करती है, बल्कि बाद में ये देखा गया एक और मुल्क में जब स्टडी हुई तो शायद ये 80 से लेके 90% तक लोगों को फ़ायदा करती है। लिहाज़ा ये इफ़ेक्टिव है, ट्रांसपोर्ट करना आसान है। बाकी वैक्सीन्स की निस्बत ये जो टेक्नीक इस्तेमाल हुई है, ये ज़्यादा पुरानी टेक्नीक है। इसके ऊपर पहले से भी वैक्सीन दुनिया में बनती आ रही हैं, ये उसी उसूल पे बनाई गई है। अच्छा मैंने जब आज इस चीज़ को स्टडी किया था कि वैक्सीन कैसे तैयार होती है और वैक्सीन जैसे ये है साइनोवैक ये कैसे है, मैसेंजर आरएनए, मॉडर्ना वैक्सीन कैसी है, तो मैंने बाकायदा उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम सोच लिया है कि कोविड की जितनी भी वैक्सीन इस वक़्त मौजूद हैं, वो किस तरीके से बनाई गई हैं और इंशाल्लाह ये पुरानी जो मेरी एक रूटीन है उसी के मुताबिक आसान उर्दू के अल्फाज में और मिसालों के साथ और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं आपको मॉडल भी पेश करूँगा। मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, वो प्ले-डो के साथ बहुत अच्छे मॉडल्स बनाती है। तो मैंने जब बेटी को सारे वैक्सीन्स की किस्में और वो वाले मॉडल्स दिखाए कि बेटा ये बनाना है तो शी इज़ बिज़ी इन दैट। तो इंशाल्लाह जो मेरा अगला प्रोग्राम होगा उसमें आप देखेंगे कि मैं फिर आपको जितनी भी ये कोविड वैक्सीन्स हैं, किस तरीके से बनती हैं, बाकायदा एग्ज़ाम्पल से मिसालों के साथ आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। फिर आपको समझ आएगी तो ये ना एक अलग प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह जिसमें वैक्सीन कौन-कौन सी है, किस तरीके की बनती है और किस तरीके से फिर वैक्सीन जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, इस वाले पहलू पे हम बात करेंगे आसान उर्दू अल्फ़ाज़ में और एग्ज़ाम्पल या मिसालों के साथ ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। अब हम आगे चलते हैं। वैक्सीन किस-किस को लगनी है और किस-किस को नहीं लगनी। ये तमाम हेल्थ वर्कर्स को नहीं लगनी भई, जिनकी ऐज 18 साल से कम है या जिनकी ऐज 60 साल से ज़्यादा है। वैसे आपस की बात है, 60 साल में रिटायरमेंट भी तो हो जाती है ना। लेकिन वो लोग जो हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हो, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसी तरह 18 साल से कम लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, 18 से लेके 60 तक। अब 18 से लेके 60 तक भी कौन-कौन से और वो लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर तो हैं, लेकिन उन्हें नहीं लग सकती। उनमें सबसे पहले वो वाली ख़वातीन जो प्रेगनेंसी जिनमें हो या जो बच्चों को फ़ीड करा रही हों, तो उन्हें ये वैक्सीन इस मरहले पे नहीं दी जाएगी, बाद में दी जाएगी। दूसरी चीज़, फिर वो वाली ख़वातीन व हज़रात हेल्थ वर्कर्स जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी मौजूद है, जिसके लिए
वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और बीमारी कौन सी, मिसाल के तौर पे कैंसर खुदा न खास्ता, या मिसाल के तौर पे कोई किडनी डिजीज एडवांस प्रॉब्लम, या उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो स्टीरॉइड्स ले रहे हों, तो उन लोगों के अंदर जो है ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ये हो गई बात। और उसके अलावा वो वाले लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं लेकिन उनके अंदर पहले से ही कोई कार्डियक प्रॉब्लम शदीद नोयत का है, या सांस का मसला शदीद नोयत का है, उनको भी ये वैक्सीन अभी पहले मरहले पे नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों ने सवाल पूछे, जो गलत फहमियाँ हैं, जो अफ़वाहें हैं, जो पाकिस्तान में अफ़वाहें मौजूद हैं, जो मेरे कोलीग्स ने, मेरे सबॉर्डिनेट्स ने या दीगर लोगों ने मेरे से सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछे, मैं अब उनका भी ज़रा हवाला या ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल आता था कि जी वैक्सीन लगने से कोरोना बीमारी हो जाएगी। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि चने को या अ, गंदम को या मकई के दाने को जिसको हम उबाल लेते हैं, वो देखने में बिल्कुल वैसा रहता है, लेकिन अगर उसको ज़मीन में वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसी तरह ये वाली वैक्सीन में चूँकि वायरस किल हुआ होता है, तो इससे कोरोना बीमारी होने का खदशा नहीं है। तो ये वाली गलतफ़हमी भी दूर हो गई कि सॉरी, तो कि साइनोवैक वैक्सीन लगाने से इन्फेक्शन नहीं होगी इंशाल्लाह। दूसरी गलतफ़हमी थी कि इसके ज़रिए डीएनए चेंज हो जाएगा, इंसान को कंट्रोल किया जाएगा बाहर से। तो सच्ची बात तो ये है कि जो मैसेंजर आरएनए और नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है, वो तो हमारे यहाँ यूज़ भी नहीं हो रही ना। वो तो अमेरिका, इसराइल और बाकी ममालिक में है। वो क्या है, वक़्त के साथ चीज़ें आगे आएँगी। माइट बी वो खदशात, वो ख़यालात, वो परेशानियाँ और वो शुबहात हमेशा रहीं, लेकिन हमें इस मामले में बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान की बात है कि एक तो ये वैक्सीन जो हमने खरीदी है पाकिस्तान में, बल्कि अभी जो गिफ्ट मिली है, ये चाइना से आ रही है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, इसमें माइक्रोचिप का तस्वर ही नहीं है। लिहाज़ा हमें या पाकिस्तानी पब्लिक को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ कोई कंट्रोल किया जाएगा या इसके साथ कोई डीएनए चेंज हो जाएगा। अच्छा, तीसरा कुछ लोग कहते हैं यार कि वैक्सीन लागी, हुण ते मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने से जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त आ जाएगी और बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब आसान लफ्ज़ों में यही समझ लें, जैसे मैंने आपको पीसीआर की मिसाल देते हुए कहा था कि वायरस आया, हाथों पे भी आ गया, ये अंदर नहीं गया जिस्म के, और नाक में भी आ गया। अब भई नाक के अंदर रहने से बीमारी थोड़ी होती है। जब ये नाक से हलक में जाएगा और हलक से चेस्ट में जाएगा, तब बीमारी पैदा होगी। तो वैक्सीन के असर से ये वायरस नाक से आगे नहीं जाएगा। ये चला गया तो हल्की-सी बीमारी होगी, अव्वल तो नहीं होगी। अब कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि नहीं बीमारी होगी, क्योंकि पहले से अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, वो फ़ौरन इस पे कंट्रोल कर लेंगी। जैसे जलती आग पे पानी डल जाता है और आग बुझ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जब एंटीबॉडीज़ जिस्म में मौजूद होती है, तो वायरस को पकड़ लेती हैं, बेकार कर देती हैं। जैसे बम स्क्वाड, जो अ, गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसको इत्तला मिलती है कि अनारकली में बम है, फटने वाला है, वो वहाँ पहुँचते हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई होती है। वो उस बम की एक ख़ास तार को काटते हैं, क्लिक, और बम नकारा हो जाता है। तो इसी तरह बॉडी में एंटीबॉडीज़ नकारा कर देती है आने वाले जरासीम को, लेकिन वो नाक में तो मौजूद होता है और वो छींकेगा तो वो बाहर जाएगा। तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जिसको वैक्सीन लग जाए, बेशक उसके अंदर एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, वो खुद बीमार नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर बन सकता है। वो दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। लिहाज़ा उस शख्स के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि वो मास्क लगाए और हाथों को साफ रखे। कोरोना वैक्सीन लगने से उसकी ज़ात तो महफूज़ होगी, लेकिन वो दूसरों को बदस्तूर इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अपने हाथ से और अपनी ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाओ और दूसरों को महफूज़ रखो। तो हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दुनियावी फ़ायदा भी है और दीनी फ़ायदा भी है, आखिरत का फ़ायदा भी है। आगे चलते हैं। इसके अलावा ये ख़्याल किया जाता था कि शायद अगर ख़वातीन को ये वैक्सीन लगती है, तो
वैक्सीन के लगने की वजह से खवातीन में माँ बनने की सलाहियत खत्म हो जाएगी या मर्दों में बाप बनने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। तो असल में ये भी अफ़वाह है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोपैर नहीं है। वैक्सीन्स जब मैं मेरी इस वक़्त एज 40 है, तो पाकिस्तान में जो ईपी प्रोग्राम मुझे एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन तब से वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो गए थे, तो हम आज बाप भी हैं और ख़वातीन मेरी एज की जो है वो मदर्स भी हैं। तो जिस तरह उन वैक्सीन्स के साथ इनफर्टिलिटी या बाप या माँ बनने की सलाहियत नहीं खत्म हुई, तो इंशाल्लाह इसके साथ भी नहीं होगी, क्योंकि ये उसी उसूल पे पुराने तरीकों के ये वैक्सीन तैयार की गई है। तो मैंने आज इस सेशन में इन 20 मिनट्स में कोशिश की है कि आपको साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में ज़रूरी और अहम बातें बता सकूँ। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, एक दफ़ा उनको देख लेते हैं, अगर किसी ने लाइव क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोरोना के बारे में कौन-कौन सी वैक्सीन्स हैं, और वो वाला हमारा जो लाइव सेशन होगा, वो सिर्फ़ मेरी शक्ल पे नहीं होगा, उसके साथ हम मॉडल्स दिखाएँगे आपको, या उसके साथ आपको इंटरैक्टिव वीडियोज़ दिखाएँगे या इमेजेस दिखाएँगे, कि जिससे आपको मेरी आवाज़ के अलावा देखने में भी चीज़ें ऐसी मिलें कि आपको ये चीज़ों का इस वैक्सीन कैसे काम करती है, इन चीज़ों की सही समझ आ सके, आसान उर्दू अल्फाज में। अब कमेंट्स की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी। जी जी, क्वेश्चन आया है प्रिंस रहमान से जी, ग्रेट वर्ड, थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर नुमान नसीर ने अस्सलाम वालेकुम कहा है जी, वालेकुम अस्सलाम। इफ़त मसूद ने कहा जी कि वेल इन्फॉर्म्ड, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डिस्कस इट्स साइड इफेक्ट्स। इंजीनियर नुमान ने अगला क्वेश्चन किया। जी बिल्कुल, मैं साइड इफेक्ट्स पे बात कर चुका हूँ, एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ। जिस तरह आम वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जिस जगह पे लगती है वो जगह रेड हो जाती है, एलर्जी होती है, खारिश होती है, या उसके साथ हल्का सा बुखार हो जाता है, ये वाले मसाइल इसके साथ भी आ सकते हैं, या आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बाकी जब ये वैक्सीन लगाई जाती है, तो आधे घंटे के लिए उस शख्स को जिसे वैक्सीन लगती है, उसे मेडिकल सुपरविजन में वही वैक्सीनेशन सेंटर में रखा जाता है, फिर उसे जाने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जिसको कोरोना हो चुका हो और एंटीबॉडीज़ बन चुकी हो, येस। थैंक यू वेरी मच मिस अस्मा नाज़। इनफैक्ट ये मेरी उन डिस्कशन का हिस्सा था, लेकिन ये बात मैं स्किप कर गया। वो लोग, चूँकि एक तो ये अभी लग रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो मैं अभी ज़रा स्पेसिफिक होके बात करता हूँ। वो वाले हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको पहले कोरोना हो चुका है, उन्हें भी ये वैक्सीन लगवानी है। सवाल ये है कि कब लगवानी है, और क्या एहतियात मलूज़ खातिर रखनी है। तो इसके इन्हिसार इस बात पे है कि जिन लोगों को तो हल्की-सी कोरोना इन्फेक्शन हुआ, कि वो बहुत बीमार नहीं हुए थे, हल्का-फुल्का कोरोना इन्फेक्शन हुई, एंटीबॉडीज़ भी आ गई, तो उन्हें तो वैक्सीन फौरी लग सकती है और लग जाएगी इंशाल्लाह। वो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स के जिनके अंदर कोरोना निमोनिया बना था और उनके अंदर ट्रीटमेंट लगा था, एंटीवायरल भी लगा और उनको टोसिलिज़ुमैब मिली हुई, उन सब के लिए जनरली ये बात की गई है कि 3 महीने गुज़रने के बाद, वो वाले लोग हेल्थ केयर वर्कर्स या बाद में जब ये जनरल पब्लिक में भी जाएगी, तो जिन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ और उसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हुए और एंटीबॉडी और टॉसी एक्टिविरा इंजेक्शन यूज़ हुआ मिसाल, उनके लिए तजवीज़ किया गया है कि 3 महीने का वक़फ़ा रखा जाएगा। क्योंकि 3 महीने में तमाम बीमारी के असरात और उसके अलावा जो एक्टिविरा दवाई है, उसके असरात बॉडी से निकल जाते हैं, तो उन लोगों को फिर उस वक़्त वैक्सीनेट किया जाएगा। अच्छा जी, आगे यस। आप असमानाज़ ने एक और पूछा कि अगर कोई हार्ट पेशेंट और डायबिटिक है तो? जी। अच्छा, डायबिटीज़ के हवाले से ये है कि डायबिटीज़ अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन लगेगी। कार्डियक पेशेंट है, यस, फिर नहीं लगेगी। और अगर क्रोनिक लंग कंडीशन है, जैसे सीओपीडी है एडवांस, या सीवियर अस्थमा है, या ब्रोंकिएक्टिस है, या कोई भी ऐसा मसला है, तो उसे फिर वैक्सीन नहीं लगेगी। अच्छा जी। इसको हासिल या लगवाने का तरीका क्या है? किससे रब्ता करें? जी, फैसल जापा,
माइट बी के फैसल जापान लिखा हो, बट एनीवे फैसल भाई, आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है। इनफैक्ट अभी चूंकि 5 लाख खुराकें या डोजें पाकिस्तान में आई हैं और ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी है, तो इंशाल्लाह अगली जो खेप है जो कि फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में आ जाएगी, वो आ जाएगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की। और वो तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 17 मिलियन है, 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 70 लाख 1.7 मिलियन, भूल गया यार। 17 लाख 1.7, सॉरी एनीवे जितनी भी तादाद है वो आएगी। तो वो फिर मरहलावार जो गवर्नमेंट जब तय करेगी तो उसके मुताबिक होगा। सुनने में आया है कि प्राइवेट लोगों को शायद वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है शायद। अगर ऐसा हुआ कि प्राइवेट इदारे जो है ना वो भी वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं, तो फिर तो आम पब्लिक को भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी, वरना जिस तरह गवर्नमेंट की तरजीहात हैं उसके मुताबिक मिलेगी। फिलहाल अभी अगर आपका भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक है किसी भी सूबे से, तो फिर आपने वो जो 1166 पे अपना CNIC नंबर मैसेज करना है, उसके बाद फिर वो आपको इतला करेंगे क्या करना है। और अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से नहीं है, अलग से है, तो फिर आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी, मैं आप लोगों को आगाह करता जाऊंगा। रियाज हुसैन साहब ने कहा जी वेरी गुड स्टार्टेड, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अ, अगली खेप अच्छा अच्छा जी, अभी तो चाइना वालों ने हमें तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है 5 लाख डोजेस का। आगे वो कीमतन देते हैं या फ्री है तो टाइम बताएगा ना, अभी तो कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा जी, आगे रियाज साहब ने पूछा जी कैन वैक्सीन सूटेबल फॉर मी। रियाज साहब स्पेसिफिकली आपने सवाल तो अच्छा पूछा, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ और आपके बारे में कैसे मैं अभी बता सकूंगा कि आपके लिए वैक्सीन सूटेबल है या नहीं है। हाँ, अगर आपकी एज 60 से नीचे है, पहले से खुदा न खास्ता आपको कोई दिल का या सांस का प्रॉब्लम नहीं है, पहले से आप किसी बीमारी की दवाई नहीं ले रहे, आपको अभी पिछले 10 दिन के अंदर फीवर शीवर नहीं चल रहा, कोरोना की प्रॉब्लम नहीं हुई या हुई थी उसको 3 महीने गुजर गए, तो फिर ये आपके लिए भी सूटेबल है। अच्छा जी, आगे जी कह रहे हैं जी 1 करोड़ 70 हाँ ठीक है, थैंक यू। नहीं, मेरा ख्याल मुझे फिगर का भी अंदाजा नहीं है इनफैक्ट, इसलिए मसला होगा। नीलम सोलकर जी सर, अच्छा ओके। जी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ थे, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आपके जहन में कोई सवाल बाकी रह जाए, या मैंने जिस टॉपिक पे गुफ्तगू की है कोई बात बाकी रह जाए और जिसका जवाब ना मैं दे सकूं, या मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि आपको भी समझ नहीं आई, आप मुझे दोबारा लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके फीडबैक पे दोबारा आसान लफ्ज़ों में इंशाल्लाह और बाकायदा फिर एग्जांपल्स के साथ, मॉडल्स के साथ, मेरी कोशिश है, मैं अभी इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ कि लाइव सेशंस के अंदर वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, जो एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान हो। फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, अभी आहिस्ता-आहिस्ता मैं इन चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो जैसे-जैसे चीज़ें बेहतर होंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा साथ-साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। आज के खबरनामे के बाद मैं यही कहूँगा जी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, कारआमद में लगी है, वैल्यूएबल है, तो ये आप अपने सोशल सर्कल में ज़रूर भेजिए, ताकि आसान लफ्ज़ों में ये वाली इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों तक पहुँचे जो परेशान हैं या जो इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। असल में अभी तो वैक्सीन ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए रेलेवेंट है कि कभी ना कभी वो दिन आ जाना है, महीने में, 2 महीने में, 3 में, जब ये सबको मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मैंने सबसे पहले, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली जो प्रोग्राम किया था वैक्सीन के ऊपर, वो दिसंबर में किया था। और ये वो टाइम था जब अभी सिर्फ ट्रायल चल रहे थे और अमेरिका में वैक्सीन अभी लगना शुरू हो गई थी। दिसंबर गुज़रा, जनवरी गुज़रा, फरवरी की आज 6 तारीख है। देखिए, वक़्त तेज़ी से गुज़रता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ उस वैक्सीन की जो पाकिस्तान आ चुकी है। पहले ये सारी ख़याली बातें थी, या कम से कम ये सारी बातें ऐसी चीज़ों के बारे में थी जो दूसरे मुल्कों में थी, पाकिस्तान में नहीं थी। मैंने फिर भी इस पे प्रोग्राम किया था, लेकिन अब तो हमारे घर में आन पहुँचा है ना, इसलिए मैंने इस पे प्रोग्राम करना ज़रूरी समझा। नीलम जी, इनफैक्ट अगेन फिर वही बात है कि मैं आपको इस तरीके से नहीं बता पाऊँगा कि आप इसके कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। ये असेसमेंट के बाद फिर ही आपको बता सकता हूँ। और
जी, बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़।